ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे सामान्य और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिटरमाइन करना। अब यह जो हमारा कंपाउंड होता है वह या तो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया गया होगा या फिर उसे हम किसी तरीके से बनाए होंगे, यानी कि सिंथेसिस के द्वारा प्राप्त किया गया होगा। अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिटरमाइन करने से पहले यह कंपाउंड हमारा दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में आता है। सबसे पहला ग्रुप हम यह रखते हैं कि वह किसी और साइंटिस्ट द्वारा, किसी और रसायन शास्त्री द्वारा ऑलरेडी वह कंपाउंड खोज लिया गया हो। तो हमें उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना होगा और उसे दिखाना होगा कि सेम आइडेंटिटी के हमारे दोनों कंपाउंड हैं। ठीक है, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दूसरा ग्रुप ये होता है कि जो हमारा कंपाउंड हम सिंथेसिस किए हैं या फिर नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए हैं, वह जो हमारे पास कंपाउंड है वह हमारा नया कंपाउंड है और उसके स्ट्रक्चर को हमें प्रूव करना पड़ता है। अगर हमारा कंपाउंड किसी केमिस्ट द्वारा यानी कि रसायन शास्त्री द्वारा ऑलरेडी खोजा जा चुका है तो उसके प्रॉपर्टीज किसी भी केमिकल लिटरेचर यानी कि रसायन विज्ञान की किताब में आप सभी को मेंशन मिल जाएंगे और उस हमारे कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को और उस पहले से खोजे गए कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को एक साथ आइडेंटिकल प्रूव करना रहता है और वहां पर हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारा कंपाउंड एक नया कंपाउंड है जो कि पहले से ना खोजा गया हो, तब उस सिचुएशन में उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले उस कंपाउंड को हम प्योरीफाई करते हैं यानी कि शुद्ध करते हैं। उसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिफरेंट सॉल्वेंट्स में उसकी सॉल्बिलिटी क्या होती है, ईटीसी, इसके बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उस कंपाउंड को लेबोरेटरी में ले जाया जाता है और उस कंपाउंड के स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, क्योंकि जो हमारा किसी भी कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रा होता है वह उस कंपाउंड के बारे में बहुत सारी जानकारियों के बारे में बता देता है। और किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रा के बारे में जिस भी विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उस शाखा का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट 3 है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी का ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर 3 है यानी कि यूनिट 3 है इसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो देखो, बहुत सारी चीज़ों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को हम छोड़ते हुए चलेंगे क्योंकि हमारा यूनिट जो है वह काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक मैटर है। ओके, सपोज करते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक मैटर है और यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किस पर, ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएशन यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले लेक्चर में। तो वो लेक्चर आप लोग देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यूनिट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वहीं से ही सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यह जब किसी भी मैटर पर पड़ता है तो यहाँ से हमारे पास एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या फिर कहें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में। और इसी स्पेक्ट्रा के बारे में हम जिस क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, अगर यह मैटर हमारा, ध्यान से सुनिएगा, अगर यह हमारा मैटर जो है ये हमारे पास एटम है, ठीक है, और अगर यही हमारा मैटर एक मॉलिक्यूल है, ऐसे भी कह सकते हैं, क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यह हमारा मैटर एटम है या फिर यह हमारा मैटर मॉलिक्यूल है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली वह एक ब्रांच होता है या फिर साइंस का वह एक शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी मैटर पर पड़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से प्राप्त स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी डिफिनीशन में लिखवा दूंगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हम दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं या फिर दो प्रकार का कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। सबसे पहला हमारे पास होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब हमारे पास यह मैटर जो होता है वह एटम होता है तो उसमें हम जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी के सहायता से अध्ययन करते हैं उसी को ही हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब हम मॉलिक्यूलर मैटर लेते हैं या फिर मॉलिक्यूल पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ता है और उससे हमारे पास स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो वहां पर हमारे पास
मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है या फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ना कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बेसिकली नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में। हम पूरे इस यूनिट में या फिर पूरे सिलेबस में कहें हम बात करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके पहले इन पर हम कुछ आप सभी को नोट्स लिखवा देते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हर एक चीज को समझते हैं। तो यूनिट का नाम तो लिख चुके होंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें आप लोग पहले बीच में हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जब किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रा के बारे में या स्पेक्ट्रम के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वही हमारा ब्रांच ही होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसकी सहायता से हम किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग में टेक्निक के रूप में पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद जब देखा गया कि यह एक बहुत ही विशाल टॉपिक होने लग गया, यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक होने लग गया, तो इसे केमिस्ट्री का एक नया ब्रांच बना दिया गया, इसीलिए इसको हम ब्रांच कह रहे हैं। अदरवाइज यह भी एक टेक्निक ही है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच, या फिर कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक ऑफ साइंस इन विच, जिसमें वी स्टडी हम पढ़ते हैं द इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड produced by matter when electromagnetic radiations are absorbed or emitted। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर द्वारा एब्जॉर्ब ही किया जाए तभी स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वह हमारा एटम या फिर मैटर जो है वह खुद भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट कर सकता है, तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा और उस स्पेक्ट्रा का अध्ययन करना ही हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो यही बात यहां पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्चुअली इसे क्लासिफाइड ना कहें, लेकिन यहां पर जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसे हम दो प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हमारा जो मैटर होता है वह एटम होता है, और दूसरा होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जो हमारा मैटर होता है वह मॉलिक्यूल होता है। एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस आप लोग जानते ही होंगे। तो यहां पर देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स। ठीक है, जब हमारा एटम, यहां पर एटम नहीं रहेगा, यहां पर एटम्स रहेंगे क्योंकि काफी सारे एटम्स से होता है। जब हमारे एटम्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए या फिर इमिट किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वहां पर जो हमारे पास स्पेक्ट्रा का अध्ययन करना होगा उसी को ही हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सवाल उठता है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो जब मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए या तो इमिट किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसको जो डील करता है उसी को ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि हम मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा जो यह यूनिट थर्ड है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये काफी बड़ा एक पॉइंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हमें 3-4 पोर्शंस के बारे में पढ़ना है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे 2-3 लेक्चर, या फिर चूंकि इसमें कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन भी दिए गए हैं तो उन सभी चीजों को कवर करेंगे। हो सकता है 5-6 लेक्चर लग जाए। उसके बाद हम धीरे धीरे करके रमन स्पेक्ट्रम तक पहुंचेंगे और उसके बाद हमारा यह यूनिट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके अगले पॉइंट्स को हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। आप लोग अपने कॉपी में चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाते रहिए। उसके तो इतनी चीजों को नोट डाउन कर चुके होंगे, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में स्पेक्ट्रम कैसे अराइज होता है। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठ जाता है कि स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो बच्चों, हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसीलिए हम इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 2 में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और कॉम्पटन इफेक्ट 2 लेक्चर में यह बात कर लिया था कि एक जो हमारा प्रिज्म होता है उसकी सहायता से कैसे हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं, और यह बहुत ही बेसिक लेवल की चीज है, यानी कि वर्णक्रम क्या होता है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें बात करना है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत स्पेक्ट्रम अराइज कैसे होता है, कैसे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो हम बच्चों, एक चीज और फिर से मैं रिपीट करने वाला हूं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसमें जो हमारा हाइड्रोजन था वह एटम था। तो यानी कि वहां पर हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से अध्ययन किए होंगे उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि यहां पर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हाइड्रोजन में हमारे पास एनर्जी लेवल्स थे उन्हें हम कह रहे थे एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, और यहां पर अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पर अब हम कहेंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखो हम सपोज करते हैं, एक सेकेंड यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। मैं फिर से वही डायग्राम बनाने वाला हूं। ये हमारे पास एक मैटर है। ठीक है, क्या है, एक मैटर यानी कि कोई भी एक पदार्थ है। अब इस पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं और पड़ेंगे, फिर उसके बाद यह मैटर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बात हमें पता है। और इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसकी एनर्जी जो होगी E = क्या होगा, h न्यू होगा। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है,
तो देखो ये जो मैटर है, इस मैटर में एक एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिए। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल है और ये हमारे पास एक दूसरा एनर्जी लेवल है, ठीक है। इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। और इसकी एनर्जी हम सपोज कर लेते हैं कि E है, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर यह हम सपोज कर लेते हैं कि mth है, तो इसलिए हम यहाँ पर nth है, ठीक है, यह एनर्जी लेवल जो है यह nth एनर्जी लेवल है, इसलिए इसकी एनर्जी जो होगी वह En होगी। और यह mth एनर्जी लेवल है, इसलिए इसकी जो एनर्जी होगी वह Em होगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों डिफरेंट ही होंगे। अब जस्ट सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, तो ये हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बनाया, ठीक है। इसकी एनर्जी चूंकि हमारे पास, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी अगर फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो इसकी जो एनर्जी होगी वह कितनी हो जाएगी, h न्यू के बराबर होगी, ओके। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया और मैटर द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है, तो जब मैटर द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, मैटर कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब हमारा मैटर द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा तो जो हमारे पास En में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास nth एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, और वह एब्जॉर्ब करने के बाद इतना एक्साइटेड हो गया कि वह Em वाले एनर्जी लेवल में पहुंच गया, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास h न्यू जो हमारे पास है, यानी कि यहां पर जो एनर्जी है E इज इक्वल टू h न्यू जो हमारे पास है, यह एक्चुअली इसके बराबर है डेल्टा E के। डेल्टा E कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास Em माइनस En के बराबर है। समझते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिए। देखो h न्यू अगर एनर्जी पाकर nth एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, यानी कि मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल जो इसे हम कह रहे हैं En, वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वह जब h न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए Em एनर्जी लेवल में पहुंच गया, इसका मतलब वह h न्यू जो एनर्जी था वह हमारे पास डेल्टा E यानी कि एनर्जी डिफरेंस के बराबर था। और यह एनर्जी डिफरेंस क्या है, यह हमारे पास एनर्जी और माइनस इस एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम अराइज होता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वह एक्साइटेड होने के बाद हमारे पास दूसरे एनर्जी लेवल में पहुंचा है। और यह जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वह पहले ग्राउंड स्टेट में था, तभी तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, और जैसे ही वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा वह एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे। और जब किसी भी कंपाउंड के द्वारा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचा जाता है तो वहां पर स्पेक्ट्रा यानी कि स्पेक्ट्रम अराइज होते हैं। समझ में आई बात कि स्पेक्ट्रम कैसे अराइज होता है, कि जब कोई भी कंपाउंड, जब कोई भी मॉलिक्यूल, जब कोई भी एटम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचता है तो वहां से स्पेक्ट्रम अराइज होते हैं। और चूंकि यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वह एब्जॉर्ब किया गया है, इसलिए यहां से जो हमारे पास इसलिए यहां से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे उन्हें हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। ध्यान से सुनते हुए चलिए। अब यहां पर देख लेते हैं, चूंकि अब इसी का अपोजिट हम चीज सपोज करने वाले हैं। देखो हम यहां पर यह बात समझे कि हमारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होने के बाद यहां पहुंचा। अब यहां पर दूसरे तरीके से समझिए, ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास दूसरा एनर्जी लेवल है, इसे हम कहते हैं Em और इसे हम कह रहे हैं कि En है, ठीक है। यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, किसी भी तरीके से एक्साइटेड होने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका है। अब क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन चूंकि एक्साइटेड था तो उसके बाद इसे समझ में आया कि यहां पर आने पर हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम एक्साइटेड हो चुके हैं। और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो अपने स्टेबल स्टेट में तभी होते हैं जब उनकी एनर्जी कम होती है। खुद ही सोचो, जब आप एक्साइटेड होते हो तो बहुत ही मन करता है कूदने का, खेलने का, पढ़ने का, लेकिन जब आप लो फील करते हैं तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं सो जाएं। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा है यानी कि ज़्यादा एक्साइटेड है तो उसे पता चल जाता है कि भाई कंपाउंड मेरा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो क्या करता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब जो किया हुआ था उससे अब क्या करता है, इमिट कर देता है, ठीक है। और इमिट करते हुए एक्चुअली अपने लोअर एनर्जी लेवल में पहुंचने का प्रयास करता है। देखो यहां पर जो नोटेशन है वह एब्जॉर्प्शन का है, यहां पर जो नोटेशन है वह इमिशन का है, ठीक है। यह बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर देखो हमारा इलेक्ट्रॉन जो यहां था वो यहां पहुंचा था, यानी कि हायर एनर्जी लेवल पर गया था, यहां पर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर पहुंच रहा है। तो यहां से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्योंकि हमारा एनर्जी जो है वह इमिट करते हुए स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसलिए यहां पर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाएगा वो हमारा कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम,
ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, चलो इसको भी मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। एक काम करते हैं कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसके जो नोट्स हैं उन्हें हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक आएगा जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर इन चीजों के बारे में हम डिटेल से बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर हम कुछ और चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यह उठ गया था जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ही केवल एकमात्र टेक्निक है जिसकी सहायता से हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल उठा है तो अच्छी बात है, नहीं उठा है तो भी कोई गलत बात नहीं है, बस मेरे शब्दों पर थोड़ा गौर फरमाना। देखो हम कह रहे हैं कि क्या केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही एक ऐसा टेक्निक है जिसकी सहायता से हम कंपाउंड के स्पेक्ट्रा के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं? तो इसका सवाल का जवाब है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनकी सहायता से हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्यों हम केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से बात कर रहे हैं? तो इसके पीछे का चार रीजन है। ठीक है, पहला हमारे पास रीजन यह है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की सहायता से जब हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहां पर काफी कम समय लगता है, यानी कि हम उसके स्पेक्ट्रा के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वहां पर काफी कम समय लगता है। दूसरा रीजन यह है कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की सहायता से जो हम कंपाउंड का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए हम स्पेक्ट्रा को बनाना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसमें उस कंपाउंड की बहुत कम मात्रा होती है तो भी हमारा काम हो सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती, बहुत ही मिलीग्राम में हमारे पास कंपाउंड होगा तो भी हम उसके स्पेक्ट्रम को ड्रा कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। तीसरा रीजन ये है कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की सहायता से हम जितना भी कंपाउंड लिए होते हैं वो अनचेंज्ड होता है, अनअफेक्टेड होता है, यानी कि हम उस कंपाउंड को फिर से किसी दूसरे टेस्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर बहुत कम मात्रा में हमारा कंपाउंड मिला है तो भी हमारा काम चल सकता है, दूसरे टेस्ट के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा रीजन ये होता है कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है ये ज़्यादा भरोसेमंद है, और सभी जो हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम स्पेक्ट्रा को मेजर कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, वो कंपाउंड में उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, यानी कि ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है, जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है वो ज़्यादा भरोसेमंद है। ठीक है, इसीलिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पर खैर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा तेजी से लेकर चलेंगे, और उसके बाद यही टॉपिक आएगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर्स में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। यह एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह एपिसोड कितना समझ में आया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।